बेजान कर गया वो जिसे हम अपनी जान समझा करते थे, ऐसे जख्म दे गया वो जिस पर कभी वो महरम लगाया करते थे, आज इसे वक्त में छोड़ गया है वो जब जरूरत से ज्यादा हम उसका साथ चाहते। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू इंट्रो प्लस अकेडमी वेयर वी टीच यू कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। तो हम बात करते रहे थे जरूरत से ज्यादा किसी चीज को चाहने की। जब भी हम बोलते हैं जरूरत से ज्यादा तो उसको हम बोलते हैं मोर देन सफिशियंट। जब हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम जब बात करते हैं तो उसके लिए जो फ्रेज यूज की जाती है वो है मोर देन इनफ, यानी जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त से ज्यादा। यहाँ पे इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, जितना होना चाहिए उस पर्याप्त से अधिक के सेंस में जब बात करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है इनफ। अब इसको आप देखिए उदाहरण के द्वारा, वी शुड नॉट स्पीक यानी हमें नहीं बोलना चाहिए, स्पीक यानी बोलना चाहिए और नॉट यानी नहीं। वी शुड नॉट स्पीक मोर देन इनफ यानी जरूरत से ज्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। दूसरा वाला देखिए, ही टेक्स मेडिसिन मोर देन इनफ यानी वो जरूरत से ज्यादा मेडिसिन लेता है या कंज्यूम करता है, ड्रग्स का ओवर कंज्यूम करता है या ओवरडोज लेता है। तो हम बोलते हैं कि वो तो जरूरत से ज्यादा ही मेडिसिन लेना चालू कर दिया है। नार्कोटिक टाइप की जो मेडिसिन होती है या कुछ सीडेटिव्स होते हैं, वो मतलब अपने आप में उनका नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। तो शुरू में हमारी उसकी डोज बहुत कम होती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको ज्यादा लेना चालू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग ओवरडोज और मोर देन इनफ। तो ये वाला सेंटेंस हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये आपकी फ्रेज कहीं पे भी यूज हो सकती है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये आपकी वर्ब, उसके बाद ये एड वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट वापस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मेडिसिन शायद 2 बार लिखनी आ गई है गलती से, मोर देन इनफ। तो जरूरत से ज्यादा के लिए या ओवर कंज्यूम कर देते हैं किसी भी चीज को, या ओवर के सेंस में जब हो जाता है तो उसके लिए मोर देन इनफ या मोर देन सफिशिएंट का यूज किया जाता है। अगला वाला सेंटेंस है, चाहे कितना भी आप पढ़ा लो किसी भी व्यक्ति को वो पढ़ नहीं पाएगा। चाहे कितना ही आप मुझे टेक्नोलॉजी सिखा दो, मैं गंवार का गंवार ही रहूंगा। या चाहे कितना भी आप उसे मैथमेटिक्स पढ़ा तो वो गणित में होशियार नहीं बनने वाला। तो चाहे कितना भी आप प्रयत्न कर लो, उसमें कोई अपेक्षित सुधार नहीं होने वाला या अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने वाला। तो इस तरह का जो हिंदी के अंदर अभिव्यक्ति होती है, उस हिंदी को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए जो अभिव्यक्ति यूज की जाती है वो होता है नो मैटर हाउ मच। नो मैटर यानी कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस में आपने पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस होने के लिए जो 2 बेसिक कंडीशंस होती है फुलफिल होनी होती है। एक तो उसका सब्जेक्ट होता है और एक उसमें फाइनाइट वर्ब होनी होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये हम वर्ब वाले सेक्शन के अंदर देखेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि ये ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे नो मैटर हाउ मच, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब इसका उदाहरण देख लीजिए, नो मैटर हाउ मच यू वार्न हिम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितना वार्न करें या कितनी चेतावनी दे या कितना उसको बार बार आगाह करें। ही वॉन्ट मेंड हिज वे, ही वॉन्ट मेंड हिज वे। यहाँ पे मेंड लिखना था, मेंड यानी सुधारना या संशोधन करना या परिवर्तन करना। आप भले ही उसको कितनी ही चेतावनी दे, वो अपने व्यक्तित्व में, अपनी आदतों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या सुधार नहीं करने वाला। अगला वाला देखिए, नो मैटर हाउ मच यू लव हिम। इससे भले तुम चाहे कितना भी उससे प्रेम कर लो या स्नेह पूर्वक व्यवहार रख लो, लेकिन ही विल नेवर एक्सेप्ट यू, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे? एज ए ब्रदर यानी एक भाई के रूप में, एज ए मदर, एज ए सिस्टर। इस तरह से हम इसको आगे मतलब इस सेंटेंस को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नो मैटर हाउ मच यू लव हिम, ही विल नेवर एक्सेप्ट यू एज ए ब्रदर।
तो आप भले ही उससे कितना ही प्रेम कर ले, लेकिन एक भाई के रूप में आपको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगला वाला सेंटेंस है कि जब देखो वह पढ़ाता रहता है, जब देखो तब वो ब्राउजिंग करता रहता है, जब देखो जब वो इंस्टा पे रील बनाता रहता है। तो जब देखो तब ये कोई क्रिया होती रहती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि वो लगातार क्रिया जारी है। मतलब जब भी हम उसको देखते हैं वही काम करते हुए उपलब्ध उसको पाते हैं। तो जब देखो तब के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो होता है व्हेन इट इज सीन। यह एक तरह का पैसिव वॉइस होता है। तो इसका देखिए व्हेन एवर, व्हेन का मतलब जब, और एवर यानी जब कभी, इट इज सीन यानी यह देखा जाता है। सब्जेक्ट कीप, वर्ब की आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लग जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए व्हेन एवर इट इज सीन यानी जब कभी उसको देखा जाता है। ये कीप्स टॉकिंग रबिश यानी वो क्या करता है, मतलब रबिश यानी फालतू की चीजें बोलता रहता है। तो यहाँ पे आ गया कीप्स। तो ये क्या हो गई यहाँ पे मेन वर्ब। ये मेन वर्ब किसी सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, और प्लस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब देखिए दूसरा वाला सेंटेंस, वेन एवर इट इज सीन ही कीप्स वॉचिंग टीवी। जब भी हम कभी उसको देखते हैं तो वो टीवी देखता रहता है। वेन एवर इट इज सीन शी कीप्स फाइटिंग विद हिज ब्रदर। वेन एवर इट इज सीन ही scrolls mobile. He whenever it is seen he keeps watching movies. Whenever it is seen he keeps studying. तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं जब हम बोलते हैं जब कभी के लिए, तो उसका होता है whenever it is seen, आगे होता है सब्जेक्ट। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाले सेंटेंस की तरफ। अगला वाला सेंटेंस हम देख रहे थे सम अदर टाइम यानी कभी और बाद में। जैसे क्लास चलती होती बीच में ब्रेक हो जाता है तो हमें क्या लगता है कि अच्छा हो कि मतलब क्लास पोस्टपोन्ड हो जाए, स्थगित हो जाए, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाए, या बाद में हो जाए, या कोई हमें पढ़ा रहा है या कोई हमें कुछ ज्ञान की बात बता रहा है तो हम उसे टालने के लिए यह चाहते हैं कि और कभी। जैसे कोई हमें मतलब दोस्त मिला रास्ते में या कोई रिश्तेदार मिला, हम उसके घर के बाहर से होकर जा रहे हैं, वो हमें चाय के लिए ऑफर करता है कि आइए आइए भाई साहब चाय पीजिए, पानी पीजिए, पकौड़ा खाइए। तो हम फॉर्मेलिटी के तौर पे उनसे बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब क्या कहते, बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी बाद में आएंगे तब हम आराम से बैठ के खाएंगे। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सम अदर टाइम यानी किसी और समय। तो हिंदी में इसका भावार्थ कैसे निकलेगा, और कभी खाएंगे या बाद में खाएंगे। तो इसका उदाहरण देखिए, ही आई विल कम टू सी यू यानी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तुम्हें देखने के लिए आऊंगा, तुम्हें विजिट करूंगा। सम अदर टाइम यानी कभी, कहीं और, कभी और या बाद में करूंगा। वी शेल टेक कॉफी सम अदर टाइम, जैसे हम दो दोस्त हैं और साथ में मतलब एक मतलब वो मीटिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भी कॉफी पिए, लेकिन जैसे मैं बिजी हूं तो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा कि वी शेल टेक कॉफी सम अदर टाइम यानी हम कभी और बाद में कॉफी लेंगे। अब दूसरा, ये काम की बहुत काम की एक फ्रेज है जो हमारे हिंदी के अंदर डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। ये तो आपको मतलब मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको याद होनी ही चाहिए। समथिंग कॉल्ड ट्रू यानी नाम की भी कोई चीज होती है। अरे भाई इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी ट्रू यानी देखो इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। ये देखिए पूरा का पूरा क्या है, फ्रेज है। वापस ये है, इसके बीच में ये जो सेंटेंस के ये जो मतलब फिल इन द ब्लैंक से ये अलग है, पूरा का पूरा ये है। अब आपको जैसे ही कोई सेंटेंस बोलना है कि इस नाम की भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है, ईमानदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर देखिए, समथिंग कॉल्ड, और उसके बीच में जो आप जिस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये चीज भी होती है, उसका आप यहाँ पे मतलब शब्द लिख दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। समथिंग कॉल्ड ट्रू नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी ट्रू यानी मानवता नाम की, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी ट्रू यानी ईमानदारी नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रू यानी सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। अगला वाला सेंटेंस देखिए कि भगवान जाने आगे क्या होगा, भगवान जाने बारिश होगी कि नहीं होगी, भगवान जाने ये काम होगा या नहीं होगा। जब हम अल्टीमेटली मतलब विधाता के ऊपर छोड़ देते हैं, हम अपनी ज्ञान की सीमाएं मान लेते हैं कि अब ये हमारे प्रेडिक्शन से बाहर है, हमारे फोरकास्ट करने से बाहर है कि हम बता सकें या
का हम कुछ मतलब एक दिशा देख सकें कि भी आगे ये होने वाला है, तब हम कहते हैं कि अब तो भगवान ही जाने क्या होगा, तो हम बोलते हैं गॉड नोज व्हाट विल हैपन टुडे। ठीक है, ये देखिए गॉड नोज व्हाट विल हैपन टुडे, तो उसके साथ सेंटेंस के आगे या पीछे कहीं पे भी ये फ्रेज सेंटेंस के स्ट्रक्चर या भावार्थ के अकॉर्डिंग लग सकती है। अगला वाला सेंटेंस है अपना टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक वो मतलब बदमाश है या कुछ हद तक वो शरीफ है। तो अब आप देखिए दिस इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक ये क्या है, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो अपन क्या कहते हैं, इंडिया में किसी में मोहल्ले की गली में बैठ के बात कर रहे हैं तो बीच में एक आदमी आके टोक देता है, तो वो बोलता है कि अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये तो बहुत ही हद तक या कुछ हद तक तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इससे हमें ज्यादा अफेक्ट होंगे नहीं। ही इज ए डिसऑनेस्ट टू सम एक्सटेंट, यानी वो कुछ हद तक डिसऑनेस्ट है या बेईमान है या भ्रष्ट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा जो अपना फ्रेजेस है उनमें जो लिटरली उसका होता नहीं हो, थोड़ा मेटाफोरिकल या अलंकारिक या लाक्षणिक रूप से उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो आज ये 6, 7, 8, 10 आपको सेंटेंस बताए हैं या स्ट्रक्चर बताए हैं, फ्रेजेस बताई है। तो आशा करता हूं कि ये जो फ्रेज है आपके इंग्लिश के नॉलेज में वैल्यू एडिशन करेंगे और आपको लगता है कि यहाँ से कोई आप उपयोगी सूचना या लाभदायक ज्ञान लेके जा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। थैंक यू।